नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल नैंसी क्लासेस में। आज आपको इस वीडियो में साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे जिनकी आपकी परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? ऑप्शन है आपके हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, कार्पस कॉलोजम या फिर मिड ब्रेन। तो आपके मानव मस्तिष्क का बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का जो केंद्र है वो आपका सेरिब्रम होता है। क्या होता है? सेरिब्रम होता है। ये जो सेरिब्रम है ये मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है। यदि कभी भी एग्जाम में पूछा जाए आपसे कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सबसे विकसित होता है या सर्वाधिक विकसित होता है, तो वो आपका सेरिब्रम ही है। सर्वाधिक विकसित भाग आपके मस्तिष्क का सेरिब्रम होता है। ये जो सेरिब्रम है मस्तिष्क के अन्य भागों को मेरुरज्जु से जोड़ता है। किससे? मस्तिष्क के अन्य भागों को मेरुरज्जु से जोड़ता है। किससे? मेरुरज्जु से जोड़ता है। ठीक है, तो मेरुरज्जु से जोड़ने का काम मस्तिष्क के भागों को आपका सेरिब्रम करता है। साथ ही साथ सेरिब्रम एक कार्य और करता है, वो ये है कि सेरिब्रम जो है शरीर का संतुलन बनाए रखता है। वेरी इंपॉर्टेंट। शरीर का संतुलन कौन बनाता है? शरीर का संतुलन आपका सेरिब्रम बनाए रखता है। तो यहाँ पर आपने जाना बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र आपका सेरिब्रम है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका, मूली किसका उदाहरण है? आपको बताना है मूली किसका उदाहरण है। जड़ का, फल का, कंद का या गट्टे का? तो ये जो मूली होता है ये मूली आपके जड़ का उदाहरण होता है। किसका उदाहरण होता है? जड़ का उदाहरण होता है। यहाँ पर मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगी, आपको बस वही याद रखना है। सारे क्वेश्चन आपके यहीं से सॉल्व हो जाएंगे। एक तो होता है तने के रूपांतरण का उदाहरण, तनों के रूपांतरण का उदाहरण। ठीक है, एंड दूसरा होता है आपका मूसला जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण। मैं इस साइड लिख देती हूँ, मूसला जड़ों के रूपांतरण। इस तरीके से लिख दो, समझ जाना, रूपांतरण का उदाहरण। ठीक है, तो आपकी तनों के रूपांतरण का उदाहरण होता है आपका आलू। आलू जो है आपका कंद का एग्जाम्पल है। किसका? कंद का। वहीं केसर, केसर भी आपकी तनों का उदाहरण है। केसर आपका घनकंद में आता है। किसमें? घनकंद में। वहीं आपकी हल्दी और अदरक, हल्दी और अदरक भी आपके प्रकंद में आते हैं। ठीक है, किसमें? प्रकंद में आते हैं। साथ ही साथ आपका प्याज आपका शल्क कंद में आता है। किसमें? शल्क कंद में आता है। तो यहाँ पर आपने देखा आलू, केसर, हल्दी, अदरक और प्याज ये सभी आपके तनों के उदाहरण हैं या तनों के रूपांतरण की उदाहरण है। अब आते हैं मूसला जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण। एग्जाम में यही पूछा जाता है, तनों का रूपांतरण है। आलू आपके तनों का रूपांतरण है, केसर भी, और हल्दी, अदरक और प्याज भी। ठीक है, ये जो केसर है आपको पता है जम्मू कश्मीर में आपका उगाया जाता है। बेसिकली केसर के लिए एक मृदा है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। केसर जो है उस मिट्टी में बहुत ज़्यादा अच्छे से होता है, तो उस मिट्टी का नाम है करेबा मृदा। क्या नाम है? करेबा एक मृदा का नाम है जिसमें आपका केसर उगता है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में। मूसला जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है आपका गाजर। क्या? आपका गाजर के अलावा आपकी मूली भी आपकी मूसला जड़ों का उदाहरण है। सलजम आपने खाया होगा और चुकंदर भी आपने खाया होगा। तो ये जो हैं आपके मूसला जड़ों के रूपांतरण के उदाहरण है। तो यहाँ पर आपने जाना तनों के रूपांतरण के उदाहरण जो कि आपके इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपकी नेक्स्ट है मूसला जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण गाजर, मूली, सलजम, चुकंदर। तो आप यहाँ पर समझ चुके हैं कि मूली हमारा जड़ का उदाहरण है, यानी कि मूसला जड़ों के रूपांतरण का एग्जाम्पल है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका, जीवन के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? वर्गीकरण विज्ञान, न्यूरोलॉजी, शरीर रचना विज्ञान या फिर सेरोविज्ञान? आपके जीवन के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। इसे इंग्लिश में टैक्सोनॉमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टैक्सोनॉमी। क्या कहा जाता है? टैक्सोनॉमी कहा जाता है। यदि आपसे हिंदी में इस तरीके से लिख दिया जाए तो समझ जाना, कभी कभी एग्जाम में आपके वर्गीकरण विज्ञान ना देके टैक्सोनॉमी लिखा जाता है। ठीक है, तो वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान हमारा टैक्सोनॉमी होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक चीज़ जानना है जो कि आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि वर्गीकी के जो पिता हैं यानी कि फादर ऑफ वर्गीकी, आपकी वर्गीकी
वर्गीकी के जो फादर हैं आपके, वर्गीकी, ठीक, इनके जो फादर हैं आपके कौन है, इनके फादर हैं आपके कैरोलस लीनियस। कौन है, कैरोलस लीनियस, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये, कैरोलस लीनियस, एग्जाम में पूछा जाता है आपसे, ठीक है। तो कैरोलस लीनियस जो है वर्गीकी के फादर कहे जाते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका कि मृदा का उल्लेख करने के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है, भूमि विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, डैक्सोलॉजी या फिर पारिस्थितिकी। तो आपको बताना है कि मृदा का उल्लेख करने के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है। तो ये है आपका भूमि विज्ञान, जिसे पेडोलॉजी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पेडोलॉजी भी कहते हैं, पेडोलॉजी। तो पेडोलॉजी का संबंध आपकी मिट्टी यानी कि मृदा से होता है, जिसमें आपकी मृदा का उल्लेख किया जाता है, उसे पेडोलॉजी कहा जाता है या फिर आपका भूमि विज्ञान कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि यूरिया जो है आपकी बॉडी में कहाँ बनता है। ऑप्शन है आपके यकृत, अग्न्याशय, छोटी आंत या फिर गुर्दे। तो यूरिया का जो निर्माण है वो आपकी यकृत में बनता है। कहाँ पर, यकृत में बनता है। यकृत आपके शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मैंने ये कहा सबसे बड़ी ग्रंथि, आपके शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत है। मैंने ये नहीं कहा आपसे कि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि अलग होती है। यदि आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो आपको बताना है हमारी सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, ठीक है। यकृत आपके शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है हमेशा आपको। यकृत का वजन कितना होता है, यकृत का वजन भी इंपॉर्टेंट है। तो यकृत का वजन होता है 1.5 से लेके 2 किलोग्राम तक होता है। मतलब आपका 1.5 kg से लेके 2 किलोग्राम तक आपके यकृत का वजन होता है। यकृत का एक कार्य आपको याद रखना है। बेसिकली तो 2 कार्य यहाँ पर मैं बताऊंगी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका कि यकृत जो है प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। क्या करता है, प्रोटीन जो होता है प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को किस में बदलता है, कार्बोहाइड्रेट्स में बदल देता है, ठीक है। साथ ही साथ आपकी यकृत जो है आपकी मृत आरबीसी, जो आपकी डेड आरबीसी होती हैं, आपकी डेड आरबीसी जो होती हैं, डेड आरबीसी को नष्ट यकृत के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। तो आपने यहाँ जाना कि यूरिया का निर्माण यकृत द्वारा होता है। साथ ही साथ शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। यकृत का वजन 1.5 kg से 2 kg होता है। यकृत प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करता है, वहीं डेड आरबीसी को नष्ट करने का कार्य भी आपका यकृत करता है। साथ ही साथ आपकी यकृत जो है स्रावित करते हैं पित्तरस। क्या स्रावित करते हैं, पित्तरस स्रावित करते हैं। परंतु पित्तरस का संग्रह कहीं और होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि आपको नहीं पता है तो मैं अगली सेशन में बताऊंगी, लेकिन आपको पहले प्रयास करना है, क्योंकि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कई बार। आपके यकृत से पित्तरस का स्रावित होता है, ठीक है, श्रावण होता है। तो आपने देखा यूरिया का निर्माण यकृत से होता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए हैं, वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दिया करिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिकाओं में पाया जाता है परंतु पशु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। क्वेश्चन ये है कि ऐसा कौन सा अंग है जो आपकी पादप कोशिकाओं में तो पाया जाता है परंतु पशु या जीव कोशिका जो आपकी जंतु कोशिकाएं हैं उनमें नहीं पाया जाता। ऑप्शन है आपकी क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो राइबोसोम, रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया ये आपके पादप और साथ ही साथ पशु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो है आपका, ये क्लोरोप्लास्ट केवल और केवल आपकी पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, क्योंकि पादप कोशिकाएं ही आपके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं, इसीलिए पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि क्लोरोप्लास्ट का संगठक धातु कौन सा है, आपका मैग्नीशियम है। कौन सा है, मैग्नीशियम है, याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका, जीवित जीवों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। एंड्रोलॉजी, एडाफोलॉजी या फिर एग्रोबायोलॉजी या फिर डेस्मोलॉजी। बताना है आपको। जीवित जीवों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसका नाम है आपका एडाफोलॉजी। एडाफोलॉजी में जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। एंड्रोलॉजी क्या है, एंड्रोलॉजी आपकी पुरुष स्वास्थ्य से संबंधित एक विज्ञान है। क्या है, पुरुष स्वास्थ्य से संबंधित आपका एक विज्ञान है। इसमें होता क्या है, ये जो पुरुष प्रजनन प्रणाली में यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आपका एंड्रोबायोलॉजी में इसका अध्ययन किया जाता है। एग्रोबायोलॉजी आपको पता है, एग्रोबायोलॉजी का मतलब है कृषि प्राणी विज्ञान, ठीक है। कृषि प्राणी विज्ञान आपका एग्रोबायोलॉजी है। वहीं डेस्मोलॉजी में लिगामेंट से संबंधित आपका अध्ययन किया जाता है। किससे, लिगामेंट्स।
लिगामेंट से संबंधित जो आपका अध्ययन है वो डेस्मोलॉजी में किया जाता है। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन एकदम नॉर्मल सा है, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ क्वेश्चन के अलावा कुछ और भी चीज़ें जाननी है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन रखा है। पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? आइजक न्यूटन, मैरी क्यूरी, जोनास साल्क, अल्बर्ट आइंस्टीन। बताना है आपको पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी। तो पोलियो वैक्सीन की खोज आपके जोनास साल्क ने की थी। किसने की थी? जोनास साल्क ने की थी। अब यहाँ पर आपको ये जानना है, ये जो पोलियो है, ये पोलियो आपके पोलियो वायरस से होता है। किससे होता है? पोलियो वायरस से होता है, यानी कि ये आपका वायरस जनित एक रोग है। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पोलियो है, आपसे ऑप्शन दे दिया जाएगा जीवाणु जनित, विषाणु जनित या फिर कवक जनित, प्रोटोजोआ जनित। आपको पता चल गया है कि हमारा पोलियो एक वायरस जनित बीमारी है। पोलियो जो है आपका किस पर अटैक करता है, यानी कि आपके पोलियो में आपके शरीर का कौन सा तंत्र नष्ट हो जाता है, तो वो है आपका तंत्रिका तंत्र। ये आपको यहाँ पर जानना था, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन सीधा सीधा आपके एग्जाम में आता है, तो याद रखना है कि पोलियो से आपके तंत्र का तंत्र नष्ट हो जाता है। क्या होता है? पोलियो से तंत्र का तंत्र नष्ट हो जाता है। ठीक है, इसीलिए आप कभी भी जिस व्यक्ति को पोलियो है तो उसको देखना कि उसका तंत्र का तंत्र पूरी तरीके से धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, तो वो किसी भी कार्य को करने में सक्षम नहीं होता है। भारत में पल्स पोलियो कार्यक्रम कब चलाया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारत की बात करनी है। भारत में पल्स पोलियो कार्यक्रम चलाया गया आपका 1997 से 98 के बीच में। ठीक है, पल्स पोलियो कार्यक्रम की आपको जो ड्यूरेशन है वो याद रखनी है कि 1997 से 1998 के बीच में चलाया गया था है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका, किस कवक को कवकनाशी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। ऑप्शंस हैं आपके ट्राइकोडर्मा, हार्जियानुम, माइक्रोस्पोरिडिया, वेसिडियो मिकोटा या फिर हाइपोमाइसीट्स। तो आपकी कवकनाशी के रूप में कवक को प्रयोग किया जाता है, तो उस कवक का नाम है ट्राइकोडर्मा हार्जियानुमा। क्या है? ट्राइकोडर्मा हार्जियानुमा का प्रयोग आप जो है कवकनाशी के रूप में भी कर सकते हैं, इसीलिए ऑप्शन 1 एकदम करेक्ट होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि किस में होमोडोंट दांत पाए जाते हैं, आपको बताना है। यहाँ पर नीचे 4 जीव दिए हुए हैं आपको, इनमें से किस जीव में होमोडोंट दांत पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन है आपके मानव, तेंदुआ, घोड़ा या फिर मछली। पहले तो होमोडोंट दांत जान लेते हैं कि आखिर ये होमोडोंट क्या होते हैं। तो होमोडोंट जो दांत होते हैं वो आपके ऐसे दांत होते हैं जिनमें आपके फ्रंट के जो सभी दांत हैं वो एक समान होते हैं, मतलब आपके सिमिलर होते हैं। कैसे होते हैं? सिमिलर होते हैं। फ्रंट के सभी दांत सिमिलर जिनमें होते हैं उन्हें होमोडोंट कहा जाता है। जैसे आपके होमोडोंट जो दांत हैं वो आपकी बेसिकली मछली में पाए जाते हैं। किसमें? मछली में पाए जाते हैं, और रेप्टाइल में। किसमें? रेप्टाइल्स। तो याद रखना है कि मछलियों में और रेप्टाइल्स में होमोडोंट दांत पाए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आपकी जो मछलियां हैं ये किस वर्ग में आती हैं? मछलियां आपकी मत्स्य वर्ग में आती हैं। किस में आती हैं? मत्स्य वर्ग में आती हैं। साथ ही साथ आपको एक चीज़ और याद रखना है, मत्स्य वर्ग के जितने भी जंतु हैं ये असमतापी होते हैं। कैसे होते हैं? असमतापी होते हैं। ठीक है, मत्स्य वर्ग में कौन कौन आता है? तो मत्स्य वर्ग में आपका आता है दरियाई घोड़ा। क्या आता है? दरियाई घोड़ा। सारी चीज़ें अच्छे से नोट करनी है क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट हैं। दरियाई घोड़ा आपका मत्स्य वर्ग में आता है। वहीं आपके टारपीडो होता है। ठीक है, टारपीडो आपका मत्स्य वर्ग में आता है। एंड लास्ट है आपका स्कोलियोडन। ठीक है, स्कोलियोडन भी आपका टारपीडो उसमें आता है, मत्स्य वर्ग में आता है। अभी मुझे इतने ही याद आ रहा है, आगे जितने भी मत्स्य वर्ग के जीव हैं याद आएंगे तो मैं बताती जाऊंगी। यहाँ पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है दरियाई घोड़ा और टारपीडो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम लोग को लगता है दरियाई घोड़ा मछली नहीं है या मत्स्य वर्ग में नहीं आता, दरियाई घोड़ा आपके मत्स्य वर्ग में ही आता है, याद रखना है आपको। ठीक है, अब यहाँ पर तो आपने होमोडोंट दांत के बारे में जाना। एक होते हैं आपके हेट्रोडोंट। क्या होते हैं? हेट्रोडोंट भी होते हैं। ठीक है, जो आपके हेट्रोडोंट होते हैं, हेट्रोडोंट दांत कैसे होते हैं? हेट्रोडोंट दांत वो होते हैं जिनकी टीथ की मॉर्फोलॉजी एक से ज़्यादा होती है, यानी कि जो आपके टीथ की मॉर्फोलॉजी है जिनमें एक से ज़्यादा प्रकार की होती है उनमें हेट्रोडोंट दांत पाए जाते हैं। जैसे आपका मनुष्य जो है, मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं, तो आप देखेंगे मनुष्य आपका हेट्रोडोंट में काउंट होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका, मनुष्य में ताप नियमन को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बताना है आपको मनुष्य में ताप नियमन को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? यकृत, हाइपोथैलेमस, हृदय या फिर फेफड़े। तो आपके मनुष्य में ताप नियमन जो है आपकी हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आइए जानते हैं हाइपोथैलेमस के बारे में।
तो ये जो हाइपोथैलेमस होता है ये आपके मस्तिष्क में एक ग्लैंड होती है। कहाँ पर? मस्तिष्क में होती है। आइए जानते हैं कि कहाँ स्थित होती है। ये आपकी मस्तिष्क जो होता है, मस्तिष्क के अग्र मस्तिष्क जो भाग है, अग्र मस्तिष्क भाग में डाईएन्सेफेलान के नीचे स्थित होती है। कहाँ पर? डाईएन्सेफेलान में। ठीक है, याद रखना है आपको स्थिति मस्तिष्क के अग्र मस्तिष्क भाग में डाईएन्सेफेलॉन, जो आपका डाईएन्सेफेनॉल, ठीक है, डाईएन्सेफेनॉल में आपका स्थित होता है हाइपोथैलेमस। ये जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन का नियंत्रण करती है। क्या करती है? नियंत्रण करती है। किस पर? अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन का नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड करता है। हाइपोथैलेमस के बारे में आपको कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, एग्जाम में आता है, कई बार इंपॉर्टेंट है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। क्यों कहा जाता है इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड? मास्टर ग्रंथि तो आपकी पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है, वहीं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड आपकी हाइपोथैलेमस को कहा जाता है, क्योंकि यह एक ऐसी ग्रंथि है जो पीयूष ग्रंथि को भी नियंत्रित करती है। क्या करती है? पीयूष ग्रंथि को भी नियंत्रित करने की वजह से इस ग्रंथि को आप मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। साथ ही साथ इस ग्रंथि को ग्लैंड ऑफ ग्लैंड कहा जाता है। क्या? ग्लैंड ऑफ ग्लैंड भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी हाइपोथैलेमस ग्लैंड को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करने की वजह से ग्लैंड ऑफ ग्लैंड भी कहा जाता है। चलते हैं आगे। आपकी हाइपोथैलेमस ग्लैंड से स्रावित होने वाले हार्मोन इंपॉर्टेंट हैं, तो इससे आपके दो हार्मोन स्रावित होते हैं। एक तो है आपका एडीएच। एडीएच का मतलब होता है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, एंड नेक्स्ट होता है आपका ऑक्सीटोसिन। ठीक है, दो हार्मोन स्रावित होते हैं। एडीएच का फुल फॉर्म बता रही हूँ मैं, आप लिख लेना, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, एंड नेक्स्ट है आपका ऑक्सीटोसिन। याद रखना है, ये दोनों हार्मोन इंपॉर्टेंट है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो है आपका किन किन चीज़ों को नियंत्रित करती है? आपकी भूख आपको लगती है, आपको प्यास भी लगती होगी, ठीक है, आपको पसीना भी आता होगा, तो इन सभी चीज़ों पर नियंत्रण करने का काम आपका कौन करता है? आपका हाइपोथैलेमस करता है। अब कुछ लोगों को कुछ चीज़ों पर बहुत ज़्यादा प्यार उमड़ता है, जैसे आपका प्यार, आपकी क्रोध, कभी कभी गुस्सा आता है हम लोगों को। जब प्यार आता है तो हम लोग अलग इमोजी भेजते हैं, इमोजी कुछ अलग तरीके की रहती है, इस तरीके की रहती है, ठीक है। और जब हम लोग को क्रोध आता है तो ऐसी रेड वाली इमोजी रहती है, एकदम लाल मुंडी वाली, ठीक है। जब कभी हम लोग को भय होता है, भय आता है, तो हम लोग कैसी इमोजी भेजते हैं? इस तरीके की कुछ भेजते हैं भय के टाइम। तो आजकल तो ये सिंबल हो गए इन सब चीज़ों को व्यक्त करने के, लेकिन आपकी प्यार, क्रोध, भय, इन सब का नियंत्रण भी आपके हाइपोथैलेमस ग्लैंड ही करती है। तो याद रखना है, भूख, प्यास, पसीना का नियंत्रण हाइपोथैलेमस ग्लैंड करती है। साथ ही साथ अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन पर नियंत्रण करती है। प्यार, क्रोध, भय पर नियंत्रण आपकी हाइपोथैलेमस ग्लैंड करती है। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर ठोको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्षीय हड्डी नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अक्षीय हड्डी के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सी एक अक्षीय हड्डी नहीं है, पूछा जा रहा है, ठीक है। पहले तो ये याद रखना है कि आपको ऐसा ऑप्शन छांटना है जो आपका अक्षीय हड्डी में नहीं आता है। कपाल, मेरुदंड, कंधा या पसली। आइए जानते हैं अक्षीय हड्डियों के बारे में। होती क्या हैं अक्षीय हड्डियाँ, पहले ये जान लेते हैं। तो आपकी जो अक्षीय हड्डियाँ हैं, इनमें आपका आता है पहले खोपड़ी। क्या आता है? खोपड़ी आता है, ठीक है। मतलब आपकी खोपड़ी में जितनी भी आपकी अस्थियां हैं वो सभी आपकी अक्षीय हड्डियों में आएंगी। एंड नेक्स्ट होता है आपका वक्ष, यानी कि वक्ष की हड्डियां आपकी अक्षीय हड्डियों में आएंगी। कशेरुक दंड, कशेरुक दंड, ठीक है। कशेरुक दंड के बाद आता है आपका अंश मेखला। क्या आता है? अंश मेखला, ठीक है। अंश मेखला के बाद आपका आता है श्रोणी मेखला। क्या आता है? श्रोणी मेखला, ठीक है। आपकी खोपड़ी में आपके कपाल में हड्डियां होती हैं, कपाल के बाद आपके चेहरे में होती हैं, चेहरा के बाद आपके कान, कान के बाद आपके कान, ठीक है। कान के बाद आपका आता है गला, हाइड, ठीक है, गला, हाइड। इसमें जितनी भी हड्डियां हैं ये सभी आपकी अक्षीय हड्डियों में काउंट होती हैं। वक्ष में आपकी पसलियां होती हैं। क्या होती हैं? पसली होती हैं। स्टर्नल होती हैं, ठीक है, स्टर्नल, ये आपकी एक अक्षीय हड्डी में आती हैं। कशेरुक दंड में आप देखेंगे आपकी गर्दन, गर्दन के अलावा आपकी पीठ, पीठ के अलावा आपकी कमर, ठीक है, कमरा मत कर देना, कमर, ठीक है, सेक्रम, ये आपका जो है कशेरुक दंड में आता है। अंश मेखला में आपका आता है क्लोविकल। क्या आता है? क्लोविकल, क्लोविकल। एंड आपका अंश मेखला में आता है स्केपुला।
क्या आता है, स्कैपुला और क्लोविकल, ये आपकी आती हैं अंश मेखला में। श्रोणि मेखला में आपका आता है कूल्हे का जोड़, क्या आता है, कूल्हे का जोड़, ये आपका आता है अंश मेखला, श्रोणि मेखला में। तो यहाँ पर आपने देखा खोपड़ी, वक्ष, कशेरुकदंड, अंश मेखला, श्रोणि मेखला, ये सभी आपकी अक्षीय हड्डियों में काउंट होती हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि इनमें से आपका कौन अक्षीय हड्डियों में नहीं आया है। कपाल आपकी अक्षीय हड्डियों में आया है, मेरुदंड अक्षीय हड्डियों में आया है, पसलियाँ आपकी अक्षीय हड्डियों में आया है, कंधा आपका अक्षीय हड्डियों में नहीं आता है, इसीलिए ऑप्शन थर्ड एकदम करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है आपसे, शरीर में दो हड्डियाँ आपस में जुड़ी रहती हैं, छोटी हड्डियों से, मांसपेशियों से, लिगामेंट से या फिर जोड़ों से। ये लिगामेंट नहीं होता, लिगामेंट होता है, ठीक है। तो दो हड्डियां आपस में आपकी लिगामेंट से जुड़ी होती है, किससे, लिगामेंट से जुड़ी होती हैं, इसीलिए ऑप्शन थर्ड एकदम करेक्ट होगा। लिगामेंट से जुड़ी होती हैं आपकी दो अस्थियां। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि इनमें से कौन सी है, थायराइड, एड्रिनल, पैराथायरॉयड या पिट्यूटरी। आप लोग पहले पढ़ के आए हैं कि आपके मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। सबसे बड़ी पूछ रही हूँ, अंतःस्रावी नहीं बोला मैंने। सबसे बड़ी ग्रंथि पूछी जाए तो यकृत है, लेकिन सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछी जाए तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है आपकी थायराइड। कौन होती है, थायराइड ग्रंथि होती है, ठीक है। आपसे पूछा जाए अगर कि फादर ऑफ आपके एंट्रियोलॉजी कौन है, तो फादर ऑफ आपके एंडोक्राइन ग्लैंड कौन है, तो आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियों को क्या कहा जाता है, एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है, एंडोक्राइन ग्लैंड। अगर आपसे पूछा जाए कि आपके फादर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड कौन है, तो वो है आपके थॉमस एडिसन, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थॉमस एडिसन जो है आपके एंडोक्राइन ग्लैंड के जो है फादर माने जाते हैं, ठीक। आपकी जो थायराइड ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि को अवटु ग्रंथि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अवटु ग्रंथि कहा जाता है हिंदी में, ठीक है। अगर आपसे अवटु ग्रंथि दिया रहे या फिर आपसे थायराइड दिया रहे तो याद रखना है। अब याद रखना है आपको इसकी स्थिति, यानी कहाँ पर आपके शरीर में होती है, तो ये जो है आपकी कंठ व श्वास नली, कंठ व श्वास नली में आपका स्थित होता है ये थायराइड ग्लैंड, ठीक है। साथ ही साथ आपको एक चीज़ और याद रखना है, थायराइड जो ग्लैंड होती है आपकी महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा थोड़ी सी बड़ी होती है, यानी कि इसका साइज़ महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक। तो आप समझ जाना इस तरीके से कि बड़ा होता है, ठीक है। आपको साथ ही साथ एक चीज़ और याद रखनी है कि आपके थायराइड ग्लैंड से स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है, तो इससे आपका थायरोक्सिन नाम का एक हार्मोन स्रावित होता है। कौन सा, थायरोक्सिन नाम का एक हार्मोन स्रावित होता है, जो कि आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी बॉडी में। तो आइए जानते हैं थायरोक्सिन हार्मोन की फंक्शन क्या है, यानी कि आपके थायरोक्सिन हार्मोन करते क्या है, ठीक है। थायरोक्सिन हार्मोन के फंक्शन क्या हैं, सबसे पहले तो ये शारीरिक, लैंगिक, मानसिक आपकी जो वृद्धि है उस पर प्रभाव डालते हैं। किस पर, शारीरिक के अलावा होता है आपका लैंगिक, एंड लैंगिक के अलावा होता है आपका मानसिक। तो आपकी शारीरिक, लैंगिक और मानसिक वृद्धि पर प्रभाव डालने का कार्य कौन करते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन करते हैं। साथ ही साथ मादा में दुग्ध की वृद्धि का कार्य भी करते हैं, मादा में दुग्ध वृद्धि। ये सभी चीज़ें आपको अच्छे से नोट करनी है ताकि एग्जाम टाइम में आपको दिक्कत ना हो। दुग्ध वृद्धि, जो आपको चीज़ें नहीं आती हैं सिर्फ उनको नोट करना है, फालतू का कुछ भी नोट नहीं करना है, कॉपी मोटी नहीं बनानी है हम लोगों को, दिमाग अपना ऐसा करना है कि हम एग्ज़ाम दे पाएँ और अच्छा परफॉर्म कर पाएँ, ठीक है। तो मादा में दुग्ध में वृद्धि भी आपका कौन करता है, आपकी करते हैं थायरोक्सिन हार्मोन। साथ ही साथ कार्बोज, आपके जो कार्बोज होते हैं, कार्बोज व प्रोटीन का उपापचय, किसका, कार्बोज व प्रोटीन का उपापचय भी आपके थायरोक्सिन हार्मोन करते हैं। अब यदि आपकी बॉडी में थायरोक्सिन हार्मोन अल्पस्राव होता है तो क्या होता है, थायरोक्सिन हार्मोन के अल्पस्राव से आपके शरीर में घेंगा नामक रोग देखने को मिलता है, बट ये पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा देखने को मिलता है, मैदानी इलाकों में ये थोड़ा सा कम होता है। घेंगा आपके पहाड़ी इलाकों में देखने को मिलता है। बच्चों में आपकी थायरोक्सिन हार्मोन अगर अल्पस्रावित होता है तो क्या होता है, बच्चों में इसकी कई सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं, जैसे आपके फिजिकल स्तर पर भी देखने को मिलती हैं, एंड आपके मेंटल यानी कि मानसिक स्तर पर भी, एंड मानसिक स्तर के बाद आपकी लैंगिक स्तर पर भी प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। जैसे लैंगिक स्तर पर
आपके जो बच्चे हैं इनमें नपुंसकता देखने को मिलती है। क्या? नपुंसकता देखने को मिलती है। तो अब आप सोच सकते हैं कि थायरोक्सिन हार्मोन जो है आपकी बॉडी में जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी मात्रा में स्रावित होना चाहिए। यदि अल्प स्राव होता है तो भी दिक्कत है, एंड अधिक स्राव होता है तो भी दिक्कत है। मानसिक स्तर पर क्या होता है? मंद बुद्धि देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? मंद बुद्धि देखने को मिलती है। वहीं फिजिकल स्तर पर क्या देखने को मिलता है? क्रिटिनिज्म देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? क्रिटिनिज्म नाम की एक बीमारी देखने को इनमें मिलती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने थायराइड ग्लैंड के बारे में अच्छे से जानी। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन अब आपसे इसी टाइप का है कि मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि इनमें से कौन सी है? ऑप्शन है आपके अधिवृक्क, आवडु ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अग्न्याशय। तो पीयूष ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। आपने क्या क्या जाना? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी कौन सी है? यकृत। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अंतःस्रावी ग्रंथि पूछा जाए तो अंतःस्रावी ग्रंथि है आपकी थायराइड। ठीक, मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है आपकी पीयूष ग्रंथि। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है इन सब में। तो आपकी पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है आपका एसटीएच, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, टीएसएच, एसीटीएच हार्मोन, जीटीएच हार्मोन, जीटीएच हार्मोन, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, एंड आपके एलटीएच हार्मोन, एमएसएच हार्मोन। ये सभी हार्मोन्स आपकी जो हैं पीयूष ग्रंथि से स्रावित होते हैं। इन सभी हार्मोन के बारे में एसटीएच, टीएसएच, एसीटीएच, जीटीएच, एलटीएच, एमएसएच हार्मोन के बारे में मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। यदि आप लोगों में से किसी ने अभी पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वहाँ से देख सकते हैं। इन सभी हार्मोन को मैंने अच्छे से समझाया है। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं क्योंकि आपको बता चुकी हूँ। तो यहाँ से आपको सोमेटोट्रोपिन हार्मोन आपका बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। बस आप सोमेटोट्रोपिन हार्मोन के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, यही इंपॉर्टेंट है। बाकी इनकी फुल फॉर्म याद कर लेना क्योंकि ये फुल फॉर्म काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं बताना है आपको। 565, 639, 665, 556। तो मानव शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या है 639। कितनी है? 639 है, इसीलिए ऑप्शन 2 एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है आपका एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है, ग्लाइडिंग, शेडल, मैक्रो या फिर वॉल एवं सॉकेट। बताना है एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है। पहले तो मानव हड्डी का जोड़ जान लेते हैं कि मानव हड्डी के जोड़ कौन कौन से हैं। तो इनमें आता है आपका बॉल एवं सॉकेट आता है, शेडल आता है, ग्लाइडिंग आता है। बॉल एवं सॉकेट आपका कहाँ पर पाया जाता है? तो कंधा, आपकी कंधा में बॉल एवं सॉकेट देखने को मिलता है, और कूल्हे में भी। कहाँ पर? कंधे और कूल्हे में बॉल एवं सॉकेट आपका जो है जोड़ होता है। सैडल जॉइंट कहाँ पर होता है? तो सैडल जॉइंट आपका होता है जो आप अंगूठा है आपका, अंगूठा को मूव कराना आप, तो अंगूठा आपका अच्छे से मूव कर जाता है। क्यों करता है? क्योंकि वहाँ पर सैडल जॉइंट होता है। कौन सा? सैडल जॉइंट। तो अंगूठे का जोड़, ये सभी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना है। अंगूठे का घूमना किसकी वजह से होता है? सैडल जॉइंट की वजह से होता है। अंगूठा आपकी हथेली में आता है। हथेली में कौन सी हड्डियाँ होती हैं? मेटाकॉर्पल्स होती हैं। मैं आपको बता चुकी हूँ कौन सी होती है, मेटाकॉर्पल्स होती हैं। ठीक है, ग्लाइडिंग जॉइंट कहाँ होता है? ग्लाइडिंग आपका जॉइंट है, इसको बिसर्पी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिसर्पी जॉइंट भी कहा जाता है। बिसर्पी जॉइंट आपकी कलाई में होता है। कहाँ पर? कलाई में होता है, और रेडियल अल्ना में। ठीक है, रेडियल अल्ना जो है आपकी इनमें देखने को मिलता है आपका कौन सा जॉइंट? ग्लाइडिंग जॉइंट। तो यहाँ पर आपने तीनों जॉइंट देखे जो कि आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इन सभी को, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज का वीडियो यहीं तक था। आई होप यहाँ तक की सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। यदि आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दिया करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करिए। आपका ये छोटा सा काम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। तो आप थोड़ा सा कर दिया करिए कि वीडियो को लाइक कर दिया करिए और शेयर भी कर दिया करिए। एंड अब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपकी कोई सी भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।